कहानी की शुरुआत में हमें मैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो दिल का बेहद साफ है और बिना किसी लालच के हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिर हमें पता चलता है कि मैक फिलहाल एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, लेकिन इसी बीच उसे सोशल मीडिया की एक ऐसी बुरी एडिक्शन लग जाती है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैक का भाई सुंगमिन दिखाया जाता है जिसका सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का है। सुंगमिन फिजिकल ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उसका डब्बा गोल है। उसका अजीब सा लॉजिक है कि जब गुंडों की पिटाई ही करनी है तो पढ़ाई की क्या जरूरत। अब बेचारे मैक को उसे समझाना पड़ता है कि पुलिस बनने के लिए गुंडे पीटने के साथ साथ एग्जाम पास करना भी जरूरी है। देखा जाए तो दोनों भाइयों की लाइफ में एक अलग ही सर्कस चल रहा होता है। एक दिन जब दोनों भाई बिल्डिंग की छत पर होते हैं तो उन्हें पास वाले फ्लैट में नूरी नाम की एक लड़की दिखती है जो उन्हें हेलो बोलती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब नूरी को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अजीब और क्रीपी मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर लाइफ, यानी तुम्हारी जिंदगी की क्या अहमियत है। नूरी उस मैसेज का जवाब तो दे लेती है, पर वो इस बात से अनजान थी कि ये एक ऐसी दलदल की शुरुआत है जिसमें वो फंसने वाली है। नूरी जब उस मैसेज का जवाब देती है तो सामने से उसे एक और अजीब रिप्लाई आता है जिसमें लिखा होता है कि ये रटी रटाई बातें छोड़ दो, अगर जिंदगी का असली मतलब जानना है तो मुझसे बात करो। ये सब देखकर नूरी को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ मैक एक दिन एक काउंसलिंग डॉक्टर से मिलने जाता है जो जॉब की तलाश में भटक रहे यंग ग्रेजुएट्स को फ्री कंसल्टेशन दे रहे होते हैं ताकि उन्हें रास्ता दिखा सकें। शाम को मैक अपने भाई सुंगमिन को बताता है कि नूरी को ऐसा क्रीपी मैसेज आया है और वो सोचता है कि उन्हें नूरी की थोड़ी काउंसलिंग करनी चाहिए। एक्चुअली मैक ने सोशल मीडिया पर जो आईडी बना रखी थी उस पर उसने अपना असली नाम नहीं डाला था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बस लोगों की मदद करना चाहता था। मैक हमेशा सुंगमिन से भी यही कहता था कि जाओ और लोगों की हेल्प करो। लेकिन जब ये दोनों भाई शाम को घर लौटते हैं तो उन्हें आसपास का माहौल बदला हुआ लगता है। वहां पुलिस आई हुई थी और नूरी के घर से उसकी लाश को ले जाया जा रहा था। दोनों भाई अपने कमरे में आकर हैरान परेशान बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर नूरी को ऐसी क्या दिक्कत थी जो उसने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया। तभी अचानक सुंगमिन के फोन पर भी उसी साइद नाम के अकाउंट से वही अजीब मैसेज आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। सुंगमिन तुरंत ये मैसेज मैक को दिखाता है और बताता है कि यही मैसेज नूरी को भी आया था और इसके बाद ही उसकी मौत हुई है। मैक बिना वक्त गवाए उस साइद नाम के अकाउंट पर मैसेज करता है और गुस्से में पूछता है कि क्या तुमने नूरी के साथ कुछ किया है। लेकिन सामने से बहुत ही अजीब और डरावना जवाब आता है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। दुनिया में जो लोग हैं वो खुद ही कॉन्टेस्ट हैं, बस उनकी आवाज सुनो और खुद को बचा लो। ये क्रीपी रिप्लाई देखकर दोनों समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगले ही दिन मैक और सुंगमिन बिना देरी किए सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं और उन्हें इस मिस्टीरियस सोशल मीडिया अकाउंट और नूरी के केस के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं। पुलिस दोनों भाइयों की बातों को बिल्कुल बकवास बताती है और कहती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से साफ पता चला है कि नूरी ने सुसाइड किया है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मैक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो पुलिस पर दबाव बनाता है कि इस केस की दोबारा जांच होनी चाहिए क्योंकि हो ना हो उस मिस्टीरियस एडमिन ने ही किसी तरह नूरी को मरने पर मजबूर किया है। लेकिन पुलिस वाले उन्हें डांट लगाकर वहां से भगा देते हैं। मैक वहां से निकलते हुए गुस्से में सुंगमिन से कहता है कि यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, कोई भी आम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस के भरोसे नहीं बैठेंगे और नूरी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद इस केस को सॉल्व करेंगे। वो दोनों एक होशियार लड़की के पास जाते हैं जो हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट थी, जिसका नाम नूरी के नाम से मिलता जुलता था। दोनों उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे एक अजीब मैसेज आने के बाद एक लड़की ने अपनी जान दे दी। वो हैकर लड़की उनकी बात मान जाती है और तुरंत उस हैकर टीम के साथ काम पर लग जाती है। हैकर टीम सबसे पहले उस साइड नाम के अकाउंट का आईपी एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिमिनल बहुत शातिर था और वीपीएन यूज कर रहा है, जिस वजह से उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाती। लेकिन ये हैकर लड़की हार नहीं मानती और उस अकाउंट से जुड़ी हर छोटी से छोटी डिटेल्स निकालना शुरू कर देती है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा सुराग भी बहुत बड़ा सबूत बन जाता है। सुंगमिन उस लड़की का तेज दिमाग देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये साइड वर्ड का असली मतलब ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से अंडरवर्ल्ड के देवता यानी गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, जो आमतौर पर मौत के फरिश्ते यानी एंजल ऑफ डेथ को दर्शाता है। इसके बाद वो उस अकाउंट के फॉलोअर्स की लिस्ट चेक करती है और जो सच सामने आता है वो बेहद खौफनाक था। जिन जिन लोगों ने भी उस अकाउंट को फॉलो किया था और जिनको वो अजीब मैसेजेस आए थे वो सब के सब पहले ही मारे जा चुके थे। हैकर लड़की उन्हें वार्निंग देती है कि इस साइको क्रिमिनल को पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये न जाने कब से लोगों को टारगेट करके उन्हें मौत के घाट उतार रहा है और अब तक न जाने कितने मासूम इसका शिकार बन चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया है। मैक्स सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई इंसान सिर्फ एक मैसेज भेजकर किसी को मरने पर कैसे मजबूर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वही मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जो आम लोगों की छुप छुप कर फोटोज ले रहा होता है।
इधर हैकर लड़की उन्हें बताती है कि वो अभी भी उसके असली आईपी एड्रेस का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि उन्हें कोई सॉलिड सबूत मिल सके जिसे देखकर पुलिस को एक्शन लेना ही पड़े। सुबह होते ही दोनों भाइयों की आंख खुलती है और मैक कहता है कि फिलहाल हमें जो भी जानकारी मिली है उसकी मदद से हमें सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि वो साइको किसी और मासूम को अपना शिकार ना बना सके। अगले ही दिन दोनों भाई उस हैकर लड़की के साथ मिलकर एक नए सुराग की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों भाई उस डॉक्टर से दोबारा बात करने के लिए उसके कैंपस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें वो डॉक्टर नहीं मिलता। जब वो दोनों वहां से निकलकर पैदल चल रहे होते हैं तभी सुंगमिन को अचानक एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अपनी जान बचाने और उस पीछा करने वाले को पकड़ने के लिए दोनों जल्दी से एक कोने में छिप जाते हैं और उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा बहुत शातिर था। वो उन्हें छिपा हुआ देखकर जोर से चिल्लाता है, आप दोनों मुझसे छिपकर क्यों खड़े हो? और इतना बोलते ही वो वहां से भाग निकलता है। मैक और सुंगमिन उसके पीछे पूरी जान लगाकर दौड़ते हैं, लेकिन अफसोस वो उसे पकड़ नहीं पाते। वहां से निकलकर दोनों सीधे हैकर लड़की के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई इंसान सिर्फ मेंटल मैनिपुलेशन यानी दिमाग से खेलकर किसी दूसरे की जान ले सके। हैकर लड़की उन्हें बताती है कि मैं कोई पक्का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर किसी की पकड़ ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। वो दोनों को वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर सच में कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज उससे बचकर रहना, क्योंकि उससे खौफनाक और खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों भाई उस हैकर लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करे। वो चाहते थे कि इस वीडियो के जरिए लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर किसी के पास भी साइथ नाम के अकाउंट से कोई अजीब मैसेज आए तो उसका रिप्लाई बिल्कुल ना करें और उसे इग्नोर करें, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। इस सब के बीच दोनों भाइयों की पर्सनल लाइफ बिल्कुल खराब हो रही थी। सुंगमिन सोचकर परेशान था कि उनके करियर का क्या होगा, क्योंकि मैक अपनी जॉब की तैयारियां छोड़कर इस इन्वेस्टिगेशन में लगा था और खुद सुंगमिन भी पुलिस एग्जाम की पढ़ाई छोड़कर बस इसी केस के पीछे पागल था। दोनों के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या वो नूरी को इंसाफ दिला भी पाएंगे या नहीं। तभी अचानक हैकर लड़की उन्हें मिलने के लिए बुलाती है और अपना लैपटॉप दिखाती है। लैपटॉप स्क्रीन देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस किलर ने अब इस हैकर लड़की को भी अपना नया शिकार बना लिया था और उसे भी वही अजीब मैसेज भेजा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। हैकर लड़की खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है कि हो ना कोई हम पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं और हमारी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। सुंगमिन को भी याद आता है कि कैसे कैंपस में कोई उनका पीछा कर रहा है, यानी उस किलर को अच्छी तरह पता है कि हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। माहौल बहुत डरावना हो चुका था। मैक कहता है कि अब बात हमारी जान पर आ गई है, इसलिए हमें तुरंत पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन हैकर लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि वो पहले खुद इस किलर को ट्रेस करेगी। इसके बाद मैक और सुंगमिन वहां से निकल जाते हैं और इधर वो हैकर लड़की मौत के उस फरिश्ते के मैसेजेस का रिप्लाई देना शुरू कर देती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही मिस्टीरियस बंदा दोबारा उन सब की फोटोज खींच रहा होता है, लेकिन इस बार हैकर लड़की उसे देख लेती है। वो तुरंत सुंगमिन को कॉल करके बताती है कि वो फोटोग्राफर उनकी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। सुंगमिन बिना एक सेकंड गवाए वहां दौड़ता है और उस बंदे को दबोच लेता है, जिसका नाम जेम्स था। सुंगमिन उसे सीधे अपने ऑफिस लेकर आता है और दोनों भाई उससे कड़ी पूछताछ करते हैं। जेम्स डर कर सच उगल देता है और बताता है कि उसे भी उस साइथ नाम के एडमिन का मैसेज आया है। एक्चुअली उस किलर एडमिन को जेम्स की लाइफ के कई सारे डार्क सीक्रेट्स पता थे, इसलिए जेम्स उसके दबाव में काम कर रहा था ताकि उसके सीक्रेट्स कभी बाहर ना आए। एडमिन जेम्स से उन सभी लोगों की छुप छुप कर फोटो खिंचवाता था जिनको वो मैसेज भेजता था, और अजीब बात ये थी कि जेम्स के फोटो खींचने के तुरंत बाद ही उस इंसान की मौत हो जाती थी। जेम्स को शुरुआत में ये बात नहीं पता थी, पर जब उसे सच्चाई का पता चला तब भी वो फोटो खींचना नहीं छोड़ पाया, क्योंकि एक तो उसकी अपनी जान खतरे में थी और दूसरा उसे लोगों की प्राइवेट लाइफ में झांकने की एक बीमारी थी। ये सुनकर सुंगमिन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे वहीं पीटने लगता है कि उसने ये सब पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया। इसी दौरान मैक को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो पैरेलल इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो मैक को बताते हैं कि उन्होंने उस किलर एडमिन का असली ठिकाना ढूंढ निकाला है और उनकी टीम उसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती उस शातिर किलर ने पकड़े जाने के डर से पहले ही खुद अपनी जान दे दी थी। पुलिस ऑफिसर मैक से कहते हैं कि अब इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो, क्योंकि जो आरोपी था वो अब मर चुका है। इसके बाद दोनों भाई हैकर लड़की के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं कि उस एडमिन को पकड़ लिया गया है और अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन हैकर लड़की
लड़की इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो कहती है कि जो किलर इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है। सुंगमिन का भी यही मानना था कि हो ना हो ये किलर अकेला नहीं है, इसके पीछे एक पूरी गैंग है जो इसके मरने के बाद भी इस खून खराबे को जारी रखेगी। आखिर में पुलिस जेम्स को जेल भेज देती है। इधर मैक बहुत उदास बैठ जाता है क्योंकि एक तो उसकी पर्सनल लाइफ पहले ही खराब हो चुकी थी और इतनी मेहनत के बाद भी वो नूरी को वो जस्टिस नहीं दिला पाया जिसका उसने सोचा था। मैक बैठकर सोच रहा होता है कि अगर वो एडमिन सच में मौत का फरिश्ता था और उसे पहले से पता था कि मैक और उसकी टीम उसके पीछे लगी है तो उसने अब तक उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। मैक अब सोचने लगता है कि ये पूरा कांड जरूर उनके किसी बेहद ही करीबी इंसान ने किया है। वो दिमाग दौड़ाने लगता है कि क्या ये हैकर लड़की है, क्या ये सुंगमिन है या फिर कोई और जो उनके बहुत पास है। वहीं दूसरी तरफ हैकर लड़की को फिर से उसी किलर की आईडी से मैसेज आता है और वो बिना डर के उससे बातें करना शुरू कर देती है। अगले ही पल स्क्रीन पर हमें असली किलर की एक झलक दिखाई जाती है जो साइड में खड़ा था और ये कोई और नहीं बल्कि उनका वही आम सा दिखने वाला पहचान का बंदा था। तभी मैक का यूट्यूबर दोस्त उसे कॉल करता है और एक खौफनाक खबर देता है। वो बताता है कि किलर अभी इंटरनेट पर एक बड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है जहां वो एक साथ बहुत सारे लोगों की जान लेना चाहता है। और अफसोस की बात ये थी कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर चुके थे। ये सुनते ही सुंगमिन तुरंत हैकर लड़की को कॉल लगाता है, लेकिन वो बेहद डरी हुई और मायूस आवाज में कहती है कि अब वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और इतना बोलकर वो कॉल काट देती है। सुंगमिन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत दौड़कर उसके घर पहुंचता है। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हैकर लड़की ने अपने हाथ की नसें काट ली थी। सुंगमिन बिना एक सेकंड गवाए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। इसी दौरान मैक अब अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी वही सीनियर पुलिस ऑफिसर अचानक मैक को रास्ते में मिलते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। वो मैक को बताते हैं कि पहले जो बंदा मरा था वो तो बस एक मोहरा था, असली किलर मरा नहीं है और ये खून खराबा अभी भी रुकने वाला नहीं है। पुलिस ऑफिसर डर कर कहते हैं कि ये किलर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जो किसी की भी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और अब उसके अगले निशाने पर हम सब हैं। हम जहां भी छिप जाएं वो हमें ढूंढ कर खत्म कर देगा। लेकिन मैक को उनकी इन अजीब और भूत प्रेत वाली बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ऑफिसर डर की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं